हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त बढ़िया मजे में फैंटास्टिक फैंटाबुलस चल रहा है ना। चलता रहना चाहिए भाई, चलता रहना चाहिए, ज़रूरी है। ठीक है। सब कुछ बढ़िया मजे में है ना। तो कल की डेट में हम लोगों ने क्वेश्चंस किए। मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था। ठीक है। उम्मीद है मुझे कर लिए होंगे। ठीक है, ज़रूरी है भाई, क्वेश्चंस लगाना ज़रूरी है, वरना पता कैसे चलेगा भाई। हैं। तो आज हम लोग उसके आगे की बात करेंगे। ठीक है, जो कि हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, क्या टॉपिक है बच्चा लोग? मॉलिक्यूलर मास। ठीक। अब जरा मेरी बात को सुनो और समझो। मॉलिक्यूल क्या होता है? सर, जब दो एलिमेंट के एटम केमिकली बॉन्डेड होते हैं तब मॉलिक्यूल बनता है। यही बात है ना। तो बस उसी तरीके से मॉलिक्यूल का मास होगा। जैसे कि हम लोग एटम्स का मास होता है, कंपाउंड का मास होता है, उसी तरीके से मॉलिक्यूल का मास होगा, और जो मॉलिक्यूल का मास होगा उसे ही मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। ठीक। तो बड़ी सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात रहता है कि भैया जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना, उसको डिफाइन कुछ इस तरीके से किया जाता है कि एटम्स हैव एटॉमिक मास। एटम का एटॉमिक मास होता है। तो सिमिलरली मॉलिक्यूल्स हैव मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे एटम्स का एटॉमिक मास होता है उसी तरीके से मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास होगा। होगा ना। तो in both cases the standard reference is the mass of one atom of carbon 12 which is equal to 12 AMU और 12 यूनिट। तो होता क्या है कि जैसे कि जब हम लोग एटॉमिक मास निकालने की बात कर रहे थे, किसकी निकालने की बात कर रहे थे बेटा? जब हम लोग एटॉमिक मास निकालने की बात कर रहे थे, ठीक है, तो हम लोगों ने रेफरेंस क्या लिया था? जैसे कि तराजू होता है, तराजू पे जब तौलते हो तो एक तरफ बाट रखा जाता है वो वजन, और दूसरी तरफ वो रखा जाता है। ठीक है, ये चीज़ होती है ना। बस यही है, समझ लो। समझ लो ऐसा ही है कुछ, है ना। कि होता क्या है ना। हमें अगर कोई चीज़ नापनी है, कोई चीज़ तौलनी है, तो हम सामने से कंपेयर करते हैं दूसरी तरफ से, तभी हमें पता चल पाता है। एग्जैक्टली यही चीज़ होती है ना। तो बस इसमें भी यही है कि जैसे कि जब एटम का मास कैलकुलेट करते थे तो कार्बन 12 लिया गया था, उसका 12th पार्ट लिया गया था। ठीक है ना। तो इसमें भी सेम चीज़ होगी कि हमें कार्बन 12 लेना है और उसका 12th पार्ट लेना है। और यहाँ पे जो लेटर यू है, इस यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। क्या होता है बेटा? यूनिफाइड मास। एंड एएमयू, एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक। पर प्रेजेंट टाइम पे यू यूज होता है। क्या यूज होता है? यू। यूनिफाइड मास यूज होता है। ठीक। तो 1/12, ठीक, 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है। तो जो भी 1/12 मास निकाला जाता है कार्बन 12 का, मतलब कि कार्बन जो है जिसका मास 12 होता है, उसके 12 टुकड़े करो, उसका जो एक टुकड़ा बचता है वो होता है, ठीक है, जो कितना आता है? 1.6605 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम आता है। ठीक है ना। तो पहले डेफिनेशन क्या बनती है इसी की बेसिस पे? द मॉलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस। अब समझो जरा मेरी बात को। जैसे कि मान लो HCl लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो भी एटॉमिक मास होगा, उन दोनों का सम मिला करके जो बनेगा उसी को मॉलिक्यूलर मास कहा जाएगा। उसी को क्या कहा जाएगा? मॉलिक्यूलर मास कहा जाएगा। ठीक, वही चीज़ लिखिए। तो सब्सटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स, जितने एटम्स हैं प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, जो भी किसी सब्सटेंस में प्रेजेंट है। ठीक। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट, और जो मॉलिकुलर मास होता है वो हमेशा 1/12 मास होता है कार्बन 12 एटम का। ठीक। कौन सा एटम का बेटा? कार्बन 12 एटम का। दूसरी डेफिनेशन इसी के बेसिस पे बनती है। द मॉलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, द मॉलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम्स वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, उतने के बराबर हो जाती है जितना वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस हो जाता है, इज हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। कि कार्बन 12 एटम का 1/12 मास जितना होता है उसी के टाइम्स में मल्टीप्लाई कर लिया जाता है और हमें मास मिल जाता है। ठीक। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया H2O का, ठीक, वाटर का, है ना, 18 यूनिट आता है। तो 18 यूनिट कहाँ से आया? हाइड्रोजन का एक एटम का मास 1, तो 2 × 1। ऑक्सीजन का एक एटम का मास 16, तो 2 + 16 इज इक्वल टू 18 आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चा? 18 आ जाता है। तो बस यही 18 यूनिट हमारा मास होता है, 18 U। समझ गए? लो, अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन करने हैं भाई, इजी पीजी क्वेश्चन। कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर। वाटर का मास निकालना है, अभी भी निकाला। फॉर्मूला H2O होता है। ठीक। तो इसके अंदर दो हाइड्रोजन एटम होते हैं। हाँ सर होते हैं। वन ऑक्सीजन एटम होता है। हाँ सर होता है। ठीक, क्लियर हो ना? ये बात क्लियर हुई ना? ठीक।
अब जो एटॉमिक मास होता है ना, ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम का कितना होता है, 1 यूनिट, 1 यूनिफाइड होता है। ठीक, एटॉमिक मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम वो होता है 16 यूनिट। ठीक, यही तो होता है। अब H2O को देखो ज़रा, ठीक है, तो उसके अंदर 2 हाइड्रोजन है, तो मॉलिकुलर मास बराबर कितना आ जाएगा, 2 × 1, 2 हाइड्रोजन के लिए होगा, प्लस एक 16। ठीक, तो 16 + 2 18, 18 यूनिफाइड मास आता है। कितना आता है बच्चा, 18। हाँ था ना, एकदम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, बता रहा हूँ आसान है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ HNO3। बेटा देखो सिंपल वैसे ही करेंगे, HNO3, HNO3, हाइड्रोजन का मास इधर साइड में लिख देता है 1 यूनिट, नाइट्रोजन का मास होता है 14 यूनिफाइड मास, और ऑक्सीजन का मास होता है 16 यूनिफाइड मास। ठीक, तो निकाल लो मॉलिकुलर मास, HNO3 है। ठीक, हाइड्रोजन के लिए कितना 1, नाइट्रोजन के लिए कितना 14, और 3 ऑक्सीजन है, मतलब 3 × 16 रखा जाएगा। ठीक है, 14 1 15, 16 3 × 48, 8 5 13 का 3 कैरी आया 1, 4 1 5 1 6, 63 यूनिफाइड मास। तो HNO3 का मॉलिकुलर मास कितना हो गया, 63 यूनिफाइड मास हो गया। क्लियर एकदम, था ना आसान। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 का निकालने के लिए कह रहा है, H2SO4, हाइड्रोजन का जानते हैं हम लोग, ठीक है ना, सल्फर का लिख देते हैं 32 होता है, और ऑक्सीजन का भी जानते हैं। ठीक, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 × 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन कितने हैं 4, 4 × 16, 2 + 32 + 16 4 जा 64, 34 + 64, 4 4 8 6 4 6 3 9, 98 यूनिफाइड मास। कितना होता है बेटा, 98 यूनिफाइड मास। ठीक, नेक्स्ट, हाँ जी, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मास निकालना है, किसका निकालना है, ग्लूकोज का। साइड पहले लिख देते हैं कि इसका कितना मास होता है। तो कार्बन का मास होता है 12, ठीक, हाइड्रोजन का होता है 1, और ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक, फॉर्मूले में ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बेटा C6H12O6। कार्बन कितने हैं 6, तो 6 × 12। ठीक, हाइड्रोजन कितने 12, तो 12 × 1, और ऑक्सीजन कितने हैं 6, तो 6 × 16। ठीक, कर लो कर लो कर लो कर लो, कितना आता है बेटा, कितना आता है, 12 6 जा 72, 12 1 जा 12, 16 6 जा 96, ऐड करो, 6 2 8 2 10 का 0 कैरी आया 1 10 11 11 7 18, 180 यूनिफाइड मास निकल के आता है। कितना आता है बेटा, 180 यूनिफाइड मास। क्लियर, नेक्स्ट, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का निकालना बेटा, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH होता है। ठीक, कार्बन पहले 12 है, फिर 3 हाइड्रोजन 1, फिर 12, फिर 2 ऑक्सीजन, मतलब कि 2 × 16 प्लस एक हाइड्रोजन, तो 12 + 3 + 12 + 16 2 जा 32 + 1, ऐड करो ज़रा, 12 3 15 15 12 27, 27 और 30 हो गया 57, 57 2 59 1 60, 60 यूनिफाइड मास आता है बेटा। कितना आता है, 60 यूनिफाइड मास। बस ये सारे क्वेश्चंस है बहुत आसान, तो छोटी छोटी चीज़ें जो करना बता रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को याद क्या होना चाहिए, एटॉमिक मासेस याद होना चाहिए, क्योंकि अगर एटॉमिक मास नहीं याद रहेंगे तो भाई नहीं हो पाएंगे ये क्वेश्चन, है ना। एटॉमिक मास याद करना जरूरी है। देखो, कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन, H2 का निकालना है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1, 2 यूनिट आ गया। दूसरा N2 का निकालना है, एक का 14 होता है, तो 2 × 14 28 हो गया। ऑक्सीजन O2 का निकालना है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 2 जा 32 हो गया। क्लोरीन Cl2 2 × 35.5 होता है, तो हो गया 71 यूनिट। बस, एकदम इजी पीजी। हाँ जी, इतने सारे क्वेश्चन, आप इतने सारे क्वेश्चन, ठीक है ठीक है ठीक है, करते हैं भाई। CHCl3 क्लोरोफॉर्म, इसका नाम होता है बेटा क्लोरोफॉर्म।
कार्बन एक 12, हाइड्रोजन एक 1, 35.5 होता है क्लोरीन का लिख दे रहा होता है 35.5 होता है, ठीक, इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 प्लस 3 5 से 15 का 5 कैरी आया 1, 3 5 से 15 1 16 कैरी आया 1, 3 3 से 9 1 10, 106.5 आ गया, ऐड कर दो तो 119.5 आ जाएगा। हो गया, था ना एकदम आसान। दूसरा CH3OH मैथिल अल्कोहल का बोल रहा है, मैथेनॉल जिसे कहते हैं, कार्बन का 12, हाइड्रोजन 3 है, 3 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, ठीक, कितना आ जाएगा 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1, 16 17, 16 1 17, 17 3 20, 20 और 12 32, 32 यूनिफाइड मास, ठीक। अब देखो इसके अंदर C2H5OH का आंसर दे रखा है 46 यूनिफाइड मास, लेकिन आप लोग कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करके मुझे बताओगे कि सर 46 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। और कार्बन सल्फाइड का 6CH2 का इसका 76 यूनिफाइड मास आता है, तो आप लोग ये करके बताओगे मुझे, कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए मुझे, आई एम वेटिंग। कितना टाइम, 20 सेकंड दिए, चलो करके बताओ, वेट कर रहा हूँ मैं, करो। हो गया, अब भाई आसान है यार, ऐड ही तो करना है, कर दो जल्दी से फटाक से। हो गया, आंसर हो गया, ठीक है बड़े आगे। मोलिकुलर मास ऑफ C2H6 किसका निकालना है बेटा, C2H6 का निकालना है, कार्बन 2 है, 12 इंटू 2 कर दो, प्लस हाइड्रोजन 6 है, 1 इंटू 6 कर दो, 24 प्लस 6, 30 यूनिफाइड मास आ गया। कितना इजी है, बी का C2H4, C2H4, ठीक है, C2H4, कार्बन कितने दो, तो 12 इंटू 2, हाइड्रोजन कितने 4, 4 इंटू 1, तो 24 प्लस 4, 28 आ गया, ठीक। अमोनिया का NH3 सी, नाइट्रोजन का 14, इसका 3 इंटू 1 17 आ गया, एकदम इजी पीजी। डी है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक, क्या बेटा CO2, तो 12 प्लस 2 इंटू 16, तो 12 प्लस 16 टू जा 32, 32 प्लस 12 जुड़ेगा 2 2 4 हो गया, 3 1 4 हो गया, 44 यूनिफाइड मास। देखा तक सारे क्वेश्चन खत्म, इजी पीजी। हाँ जी, अब देखो मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस की सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, ठीक है। हमें ये क्या क्या चीज़ें बताते हैं, मतलब जानना हमें ये है कि जब भी कोई मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखा होता है तो वो हमें क्या क्या चीज़ें बताता है उसके बारे में, ठीक है, हमें वो क्या क्या चीज़ों की जानकारी देता है उस बारे में। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का जो मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है, टेल्स इट्स नेम, मतलब जब भी कोई मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखा होता है तो वो हमें उसका नाम बताता है, जैसे कि लिखा है CO2, तो ये कॉल्ड करते हैं, हमसे बोलते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, यही तो बोलते हैं, C फॉर कार्बन, O कितने दो हैं तो डाई लग गया, और ऑक्सीजन ऑक्साइड होता है। N2O5 लिखा है तो इसको हम कहते हैं डाई नाइट्रोजन पेंटोक्साइड, ये तो बोलते हैं बेटा। तो मतलब अगर मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखा है तो उससे उसका नाम पता किया जा सकता है। और दूसरी चीज, मॉलिकुलर फॉर्मूला में रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, और अगर कहीं पर मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखा है तो वो हमेशा क्या करता है बेटा, सब्सटेंस के वन मॉलिक्यूल को शो करता है। जैसे यहाँ पे H2O लिखा है तो H2O यहाँ पे सिर्फ एक ही तो है, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। NH3 लिखा है तो वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया है ना। मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑल्सो रिप्रेजेंट्स वन मोल ऑफ द सब्सटेंस, और जब भी कहीं पे कोई मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखा होता है, ठीक है, तो वो वन मोल ऑफ सब्सटेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। वन मोल सब्सटेंस का मतलब उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे बेटा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, उस सब्सटेंस के। जैसे कि H2O के अंदर भी इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे, अमोनिया के अंदर भी इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। ये बेटा एवोगाड्रो नंबर होता है। ये हमें ये बात बताता है कि इस धरती पे कुछ भी है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, अगर उसको वन मोल बोल दिया गया तो वन मोल के अंदर उतनी ही चीज़ें हैं जितनी इसमें लिखी है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक।
ये नंबर याद कर लो, बहुत काम आने वाला है 11th 12th, सच होता है। आगे और कौन सा पॉइंट है भाई? 4, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द नंबर एंड काइंड ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें ये बात बताता है कि कौन कौन सा एलिमेंट उस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। जैसे कि H2O लिखा है, तो H2O के अंदर ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया, इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है, यही बात तो शो कर रहा है। H2O ऑल्सो रिप्रेजेंट दैट इट कंटेन्स 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, और H2O में ये बात बता रहा है कि इसके अंदर 2 मोल हाइड्रोजन एटम है और 1 मोल ऑक्सीजन एटम है, मतलब कि 2 टाइम्स एवोगैड्रो नंबर और 1 टाइम एवोगैड्रो नंबर ऑक्सीजन का। उसी तरीके से अमोनिया के अंदर 1 नाइट्रोजन एटम है और 3 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो 1 नाइट्रोजन एटम के अंदर, ठीक है, तुम्हारे 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन एटम्स हो जाएंगे, और 3 हाइड्रोजन एटम्स के अंदर 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। अब अगर कहीं पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है तो वो मॉलिक्यूलर मास को भी शो करता है सब्सटेंस के, करता है ना, ठीक। जैसे कि H2O, अमोनिया, ये 18 ग्राम और 17 ग्राम शो करते हैं ना वाटर अमोनिया को, बस ये बात है, ठीक। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें कई सारी चीज़ें बताता है, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है, मास बताएगा, नाम बताएगा, ठीक है, उसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं ये बताएगा, ठीक है ना, कितने मॉलिक्यूल हैं ये बताएगा, ठीक, मास भी बता देगा, बहुत सारी चीज़ें बता देता है। क्लियर है बात? ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही है, ठीक है। छोटा सा लेक्चर था आज का, क्योंकि मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के बारे में बात करनी थी, ठीक, हो गया, ठीक। बाकी कल मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, ये थोड़ा लंबा चैप्टर है क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से पढ़ना, ठीक। कल मिलता है, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में।